अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को करने से पहले हमें पता होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल से क्या मुराद है। डेफिनेट इंटीग्रल से पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो पिछले दो चैप्टर्स में पढ़ा था वो थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स ऐसी थी कि हमारे पास कोई इंटीग्रल था, अंदर इंटीग्रैंड कोई फंक्शन जैसे एफ प्राइम ऑफ एक्स, हम लोग जब इसकी इंटीग्रेशन करते थे तो इंटीग्रेशन करने के बाद फर्ज किया इसकी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आई तो इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा देते थे। इसकी मिसाल ये है कि जैसे आपके पास cos x की आपने इंटीग्रेशन करनी हो तो आप जानते हैं cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो साइन ऑफ x के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाता था। जबकि इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रल होता है, ये जो इंटीग्रल होता है इसके नीचे और ऊपर कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं, तो नीचे वाली वैल्यू को हम बोलेंगे ये लोअर लिमिट होगी और ऊपर वाली वैल्यू को बोलेंगे ये अपर लिमिट होती है। नीचे वाली वैल्यू लोअर लिमिट और ऊपर वाली वैल्यू अपर लिमिट कहलाती है। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में रास्ता देखते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास इंटीग्रल की नीचे यानी कि लोअर लिमिट आएगी और इसके ऊपर अपर लिमिट आएगी। अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग ये लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, फर्ज किया इसकी इंटीग्रेशन आ गई, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम दो यहाँ पर लाइंस लगाकर उसकी राइट साइड पर दाएं तरफ नीचे की तरफ लोअर लिमिट लिख देंगे और ऊपर की तरफ अपर लिमिट लगाएंगे। स्टूडेंट्स फिर इसको हम आगे सिंपलीफाई करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे ही इंटीग्रेशन कर लेते थे तो हम कांस्टेंट ऑफ सी लगाकर खत्म कर देते थे, जबकि यहां पर जब हम आएंगे तो हम लोग यहां पर अपना काम एक हमारा इख्तिताम को नहीं पहुंचेगा, बल्कि हम लोगों ने आगे वेरिएबल की जगह पर मतलब एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट लगानी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर पहले बी आएगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर एफ ऑफ एक्स की जगह पर ए आएगा, यानी कि पहले अपर लिमिट आएगी, दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट लगेगी। स्टूडेंट्स इसकी मिसाल ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है cos x dx, क्योंकि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो इसका इंटीग्रल भी डेफिनेट है, इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, वो कहता है इसको इंटीग्रेट करें। तो स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन यूं है, cos की इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन आ जाएगी, साइन ऑफ x, और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बल्कि हम यहां पर दो लाइंस लगाएंगे, इसके गिर्द फंक्शन के गिर्द दो लाइंस लगाने के बाद राइट साइड पर इसके दाएं तरफ नीचे लोअर लिमिट लिख दी और ऊपर अपर लिमिट लगा दी। अब स्टूडेंट्स इस लिमिट को अप्लाई करना है, अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन और x वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट आएगी π/2, साइन ऑफ π/2 अपर लिमिट लगा दी स्टूडेंट्स, दरमियान में माइनस आ जाएगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद फंक्शन यानी कि साइन वैसे का वैसे ही और इसके x वेरिएबल की जगह पर 0 आ जाएगा, तो आपकी बार लोअर लिमिट आ गई यानी कि 0 आ गया। स्टूडेंट्स आप ये देखिए साइन π/2 पर क्या आंसर देता है, साइन π/2 पर 1 देता है, इसी तरह से साइन 0 पर क्या आंसर देता है, साइन 0 पर 0 देता है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हम लोगों को लिमिट्स लगाने के बाद उसको सिंपलीफाई भी करना होता है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इंटीग्रल हैविंग लोअर लिमिट 1 और इसकी अपर लिमिट 3 है 1/x+1 dx, वो कहता है इसकी इंटीग्रेशन करें। तो स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन के वास्ते मैं यहां पर पहले स्टेप में सॉल्व लिखूंगा, सॉल्व लिख के इक्वल लगा दूंगा और ये रकम वैसे की वैसे ही उतार लूंगा। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में आप ये देखिए, नीचे लोअर लिमिट 1 है, ऊपर यानी कि अपर लिमिट 3 है, मैंने यहां पर फंक्शन को वैसे का वैसे ही रखा, हाँ नीचे मैंने ये कर दिया x+1 है, x+1 की पावर को 1 लिख लिया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने रूल नंबर 2 में ये बात पढ़ी हुई है कि अगर नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो वहां पर हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लगा देते हैं। तो हम इसको एक साइड पर चेक कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है। तो मैंने यहां पर
रफ साइड पर आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव मैं लेने लगा हूँ x+1 का। x+1 के डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट्स ये दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। स्टूडेंट्स इसके बाद ये देखिए x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये देखिए 1 + 0 का मतलब क्या आ जाएगा, 1 + 0 का मतलब 1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका मतलब ये हुआ फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 1 रिक्वायर है और 1 तो ऊपर मौजूद है, लिहाजा हम यहां पर क्या लगाने लगे हैं, हम यहां पर सेकंड रूल लगाने लगे हैं, बाय सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड रूल क्या बताता है, उसके मुताबिक फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे हो, फंक्शन की पावर 1 हो और बटे के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वहां पर नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा और फंक्शन है नीचे वाला x+1, जबकि इसके अतराफ में मैंने लाइंस लगाई और राइट साइड पर नीचे मैंने 1 लगा दिया और ऊपर मैंने अपर लिमिट 3 लगा दी। अब स्टूडेंट्स ये देखिए अब बारी है लिमिट्स को अप्लाई करने की। तो सबसे पहले आपने लिखना है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग लिखने के बाद x वेरिएबल की जगह पर आपने अपर लिमिट लगा दी, x की जगह पर अपर लिमिट लग गई, दरमियान में +1। उसके बाद हम लोगों ने यही काम लोअर लिमिट के लिए करना है, लेकिन उससे पहले माइनस लगाएंगे। हम लोगों ने लगाया माइनस, उसके बाद नेचुरल लॉग ये वाला x की जगह पर आपकी बार आ जाएगा 1 और दरमियान में है प्लस और फिर आगे आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स यूं हम लोगों ने पहले अपर लिमिट लगाई, x की जगह पर पहले 3 पुट किया, माइनस लगाया, फंक्शन वैसे का वैसे ही रखा, हाँ x की जगह पर बाद में लोअर लिमिट यानी कि 1 लगा दी। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 1 4 चूंकि पॉजिटिव ही है अब यहां पर 4 आ गया, दरमियान में माइनस, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 का मतलब 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 9th क्लास में हम लोगों ने जो लॉगरिथम का रूल पढ़ा था वो अप्लाई करते हैं। वो रूल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि log of a माइनस log of b बराबर होता है log of a/b। तो स्टूडेंट्स लॉग एक दफा आएगा, पहले वाली रकम ऊपर और दूसरे वाली रकम बटे के नीचे आ जाएगी, वही यहां पर मैं अप्लाई करने लगा हूं। लॉग ऑफ a यहां पर 4 है, ये ऊपर आ जाएगा और b यहां पर 2 है, ये नीचे आ जाएगा और 2 1 2 2 2 4। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास वैल्यू बच गई नेचुरल लॉग ऑफ 2 और यही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, 2 का आंसर है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इंटीग्रल π/6 to π/3 sin 2x dx। स्टूडेंट इसको हल करने के लिए हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम रफ साइड पर एंगल का डेरिवेटिव देखते हैं क्या है। तो एंगल के डेरिवेटिव के लिए मैंने यहां पर लिखा डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्योंकि इसका एंगल 2x है। अब स्टूडेंट्स आप ये बात तो जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट बाहर निकल आता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और अंदर वेरिएबल का डेरिवेटिव बच गया। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से स्टूडेंट्स 1 होता है, सो दैट 2 1s are 2 आ जाएगा। लिहाजा हमें जो इसका डेरिवेटिव रिक्वायर है वो 2 रिक्वायर है। अगर आगे 2 पड़ा हो तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी। स्टूडेंट इस मकसद के वास्ते मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर और बाहर 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। ये देखिए बाहर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, जबकि बाकी सारे का सारा फंक्शन π/6 to π/3 sin 2x dx वैसे का वैसे ही रहेगा, बस साथ महज अंदर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए स्टेप में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब स्टूडेंट्स बाहर वाला 1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा। आप ये देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल हो, एंगल का अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाती है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी,
साइन की इंटीग्रेशन तो माइनस कॉज होती है, लिहाजा यहां पर आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ 2x और साथ ही साथ हम लोअर और अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं। लोअर लिमिट है π/6 और अपर लिमिट है हमारे पास π/3। लोअर लिमिट π/6 और अपर लिमिट π/3। स्टूडेंट्स अब आप हम इस माइनस को बाहर निकालने लगे हैं। इस माइनस को मैंने बाहर निकाला, -1/2 आ गया और अब के केस में मैं लिमिट को अप्लाई करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए cos 2 वैसे का वैसे ही x वेरिएबल की जगह पर π/3, इसके बाद दरमियान में माइनस, फिर आ जाएगा cos 2 वैसे का वैसे ही और x वेरिएबल की जगह अब की बार लोअर लिमिट π/6। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास अब इसका आंसर क्या आता है, -1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, cos 2 π/3 पर हमें वैल्यू मिलेगी -1/2। तो मैं यहां पर लगा देता हूं -1/2, बेसिकली कैलकुलेटर पर आपको वैल्यू मिलेगी -0.5, माइनस वैसे का वैसे ही 0.5 1/2 के बराबर होता है। इसी तरह से माइनस cos 2 π/6, π/6 का मतलब है 30 are 60, तो cos 60 पर वैल्यू देता है 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब स्टूडेंट्स अंदर वाली अमाउंट्स का ब्रैकेट्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। -1/2 बाहर वैसे का वैसे ही रहा और अंदर वाली अमाउंट्स के एलसीएम में 2 बटे के नीचे आ गया, 2 से कैंसिल हुआ -1, दरमियान में माइनस, फिर 2 से कैंसिल हुआ तो -1। अब ये देखें -1 और -1 -2, अंदर क्या बच रहा है हमारे पास -2 और बटे के नीचे भी क्या है, बटे के नीचे भी 2 है। स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल हो गया तो माइनस बच, यहां पर 1 बचा, माइनस प्लस 1/2 1s are 1/2। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।